हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 17 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए विश्व बैंक, बी ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और डी ऑप्शन था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विप्रो द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया के देशों में नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापता है। इसमें क्षमता, अनुसंधान, तकनीकी और रचनात्मक जैसे कई संकेतों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी ऑप्शन था राष्ट्रीय महिला दिवस, सी ऑप्शन था शिक्षक दिवस और डी ऑप्शन था बाल दिवस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके सम्मान में भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। वे और भी स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता भी थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। आपके चार ऑप्शंस थे। ए केरल, बी ऑप्शन था असम, सी ऑप्शन था राजस्थान और गुजरात और डी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान और गुजरात आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा कम और अधिक उष्ण वाष्पीकरण होता है। भारत में यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक मिलती है। विशेषकर कच्छ का रण और थार मरुस्थल क्षेत्र में यह मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिससे खेती कठिन हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एम एस वर्ड यानी में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड किससे करते हैं। चार ऑप्शंस थे। ए कंट्रोल प्लस यू, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस आई, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस पी और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस पी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल प्लस पी आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे हम बोल्ड करते हैं। और इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस बोल्ड का उपयोग एम एस वर्ड में चुने हुए सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इससे टेक्स्ट गाढ़ा यानी कि बोल्ड दिखाई देता है और महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करने में मदद मिलती है। जो अन्य शॉर्टकट के जैसे कंट्रोल प्लस यू ये अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए और कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए यूज होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला था। चार ऑप्शन थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन था महात्मा गांधी और डी ऑप्शन था इंदिरा गांधी, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली भारत में गोवा, दमन और दीव पर शासन करते थे। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस अभियान के बाद गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल हो गए और पुर्तगालियों का शासन समाप्त हो गया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कौन ग्राम पंचायत का घटक नहीं है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए ग्राम सभा, बी ऑप्शन था ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन था सरपंच और डी ऑप्शन था जिला परिषद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिला परिषद आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। ग्राम स्तर जहाँ ग्राम सभा कहते हैं और ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, जिला परिषद जो स्तर जिला स्तर पर है वह जिला परिषद। इसलिए जिला परिषद ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं है बल्कि जिला स्तर की संस्था है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। चार ऑप्शन थे आपके। ए लूनी रिवर, बी ऑप्शन था गोदावरी रिवर, सी ऑप्शन था कृष्णा रिवर और डी ऑप्शन था कावेरी रिवर, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लूनी रिवर रिवर एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लूनी रिवर
राजस्थान की प्रमुख नदी है जो अरावली पर्वतमाला के पास से निकलती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग थार मरुस्थल में बहती है और आगे चलकर कच्छ केरल में समाप्त हो जाती है। यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक नदी मानी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 से 26 अवधि लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA सभा का अध्यक्ष चुना गया। चार ऑप्शन थे। ए फ्रांस, बी ऑप्शन था जापान, सी ऑप्शन था भारत और डी ऑप्शन था जर्मनी, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत यानी कि इंडिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा में 2024 से 2026 के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। इसी अवधि के लिए फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। ISA की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम है जो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। चार ऑप्शन थे। ए 1999, बी ऑप्शन था 2002, सी ऑप्शन था 2004 और डी ऑप्शन था 2009, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 2004 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह पहली बार 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि UPA सरकार के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानसून वापस किस कारण से लौटता है। चार ऑप्शन थे। ए तापमान बढ़ने से, बी ऑप्शन था ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने से कारण, सी ऑप्शन था मानसून प्रभाव होने के कारण और डी ऑप्शन था पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने के कारण आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं कि मानसून की वापसी सितंबर अक्टूबर के दौरान होती है। इस समय इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो ITCZ धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं कमजोर होकर भारत से वापस लौटने लगती है, इसलिए मानसून की वापसी का मुख्य कारण ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। चार ऑप्शन थे। ए 100 समुद्री मील, बी ऑप्शन था 150 समुद्री मील, सी ऑप्शन था 200 समुद्री मील और डी ऑप्शन था 300 समुद्री मील, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 150 समुद्री मील इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वह समुद्री क्षेत्र है जहाँ किसी क्षेत्र को, देश को समुद्री संसाधनों के उपयोग और संरक्षण का विशेष अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार यह क्षेत्र समुद्र तल से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इस क्षेत्र में देश को मछली पकड़ने, खनिज निकालने और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग का आधार होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका था कि अशोक का मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शन थे। ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन था कर्नाटक और डी ऑप्शन था तमिलनाडु, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मास्की वर्तमान में कर्नाटका के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ से मिला मास्की इंक्रिप्शन मौर्य सम्राट जो अशोका का महत्वपूर्ण शिलालेख है। इस अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार देवान प्रिय अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है, जिससे यह सिद्ध हुआ कि शिलालेख अशोक के ही थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना था। चार ऑप्शन थे। ए 927, बी ऑप्शन था 933, सी ऑप्शन था 943 और डी ऑप्शन था 950, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 943 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 2011 सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। इसका अर्थ है कि हर 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। यह 2001 की जनगणना 933 से 10 अंक तक अधिक था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन थे। ए असम, बी ऑप्शन था मेघालय, सी ऑप्शन था वेस्ट बंगाल और डी ऑप्शन था त्रिपुरा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि वेस्ट बंगाल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कई देशों से मिलती हैं, ऑप्शन हैं कई देशों से मिलती है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा
क्या किया गया था? 4 ऑप्शंस थे। ए मद्रास में एक हाई कोर्ट बनाया गया था। बी ऑप्शन था भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। सी ऑप्शन था भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। और डी ऑप्शन था भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थॉमस पेविगॉन मैकॉली थे। इस आयोग का उद्देश्य भारतीय कानून को संहिताबद्ध करना था, जिससे बाद में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जैसी कानून व्यवस्था बनी। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस पावर पॉइंट में डाटा को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन थे। ए कंट्रोल प्लस पी, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एन, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एस और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस ओ। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस पावर पॉइंट में प्रोजेक्शन को सेव करने के लिए किया जाता है। इससे वर्तमान फाइल में किए गए बदलाव सुरक्षित हो जाते हैं। जो कंट्रोल प्लस पी है वह प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एन नई प्रोजेक्शन बनाने के लिए और कंट्रोल प्लस ए पहले से बनी फाइल खोलने के लिए है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है? 4 ऑप्शन थे। ए सौगान, बी ऑप्शन था देवदार, सी ऑप्शन था चीड़ और डी ऑप्शन था नारियल, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सागौन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पर्णपाती वन में ऐसे पेड़ होते हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं सागौन, साल, शीशम, बांस, देवदार और चीड़ शंकुआरी वनों में पाए जाते हैं, जबकि नारियल तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले हुए हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।